हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन के लिए फैक्टर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब। सबसे पहले जैसे हर बार एक सेइंग होती है या किसी के द्वारा जो कथन कहा गया है वो होता है, तो ये विवेक देवराय जी ने कहा है। चेयरमैन थे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, तो उसके चेयरमैन ये रहे हैं जो एडवाइजरी काउंसिल थी प्राइम मिनिस्टर की 17 से लेकर 24 तक। For a country like India, the largest contribution to growth and productivity will probably come about from more efficient using land, labor and capital. Thus they must be used more efficiently. तो इन्होंने क्या बोला कि जैसे कि इंडिया जैसी जितनी भी कंट्रीज हैं उनको अगर ग्रोथ करनी है या प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके पास जो लैंड है, जो लेबर है और जो उनकी कैपिटल है यानी कि जो पैसे वगैरह हैं, उसका जो है सबसे बड़ा योगदान उन्हीं चीज़ों का होगा इंडिया की ग्रोथ में। तो उन चीज़ों को उन्हें जो है बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। अब क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट था व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के फैक्टर क्या क्या हैं या क्या होते हैं। So every product or service requires certain inputs or resources for its creation. तो कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट है या सर्विस है, तो उसको कुछ वो प्रोडक्ट कैसे बना है तो उसको कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिएंगे। अगर सर्विस आपको मिल रही है तो कुछ ना कुछ इनपुट्स उसको चाहिएंगे। अब ये जो इनपुट होते हैं इन्हें ही बोला जाता है, जो रिसोर्सेज है इन्हें ही बोला जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। अब इनको जो है क्लासीफाई किया गया था 4 पार्ट्स में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड entrepreneurship. Together, they help convert raw material into final goods and services. How are these factors interconnected? एक दूसरे से connected कैसे? So the 4 factors of production, land, labor, capital and entrepreneurship work together in coordination. Each factor depends on the another. हर एक factor जो है एक दूसरे पे depend है and none can function efficiently in isolation. For example, जैसे कि एक फार्मर है, वो लैंड का यूज़ कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है लेबर्स को ताकि वो उसको बोएं और हार्वेस्ट करें, ऑपरेट कर रहे हैं कैपिटल सच एज ट्रैक्टर एंड इरिगेशन जो सिस्टम है टू एनहांस प्रोडक्टिविटी ताकि उनकी प्रोडक्शन जो है बढ़ सके। इफ़ एनी फैक्टर इज मिसयूज्ड, अगर एक भी फैक्टर इसमें मिसयूज होगा या मिस हो जाएगा सो प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ऑल्सो एक्ट एज अ फैसिलिटेटर दैट कनेक्ट्स एंड इम्प्रूव ऑल दीज फैक्टर्स। What is the role of human capital in production and what are its facilitator? So human capitals refer to the skill, knowledge, decision making ability, experiences and health of workers or employees. The role of human capital in the production includes knowledgeable and skilled workers who can enhance the quality and production of goods and services. They can use their experience to add value to the products. So the facilitator of human capital, education and training. एजुकेशन क्या करती है, फंडामेंटल नॉलेज प्रोवाइड करती है और डेवलप करती है एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन फील्ड। ऑन द अदर हैंड ट्रेनिंग प्रिपेयर करती है वर्कर को टू नेविगेट थ्रू प्रैक्टिकल इश्यूज। हेल्थ केयर, गुड हेल्थ सपोर्ट द वर्कर और एम्प्लॉयज टू स्टे फोकस्ड, वर्क हार्डर एंड मीट द डेडलाइंस एंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस. Social and cultural influence. Social and cultural practices have a great impact on a human capital. Strong values such as toil or discipline uplift workers' performance and shape their excellence. सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या है यहाँ पर, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर क्लोथ्स, शूज, स्कूल बैग, फर्नीचर, फोन, कंप्यूटर एक्सेट्रा आर मेड। क्या आपने कभी सोचा कि ये सब चीज़ें कैसे बनती हैं आपकी। एवरी प्रोडक्ट अराउंड यू goes through a production process before it finally reaches you. तो जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, जितनी भी चीज़ें हैं उनकी एक प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, उसके थ्रू वो निकल कर आते हैं। जब तक कि वो आपके पास पहुंचते हैं तो उससे पहले एक पूरी प्रोसेस होती है जो वो फॉलो करते हैं। This production process involves using resources or input required to produce the final product. अब ये जो प्रोसेस होती है प्रोडक्शन प्रोसेस, इसमें क्या होता है, रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें इनको दी जाती है जिसकी वजह से ये फाइनल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है, प्रोड्यूस होता है। द रिसोर्सेज और इनपुट, तो जो भी रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, जो इनपुट होते हैं, जो यूज़ हुए हैं इस गुड को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, एंड सर्विस
आर हैंस कोल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी रिसोर्सेज यूज हुए हैं या जो भी सर्विस यूज हुई है इस चीज के लिए, उस चीज को बनाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नाउ मीट रत्ना हु रन्स अ स्मॉल रेस्टोरेंट नेम्ड पोज पॉइंट ऑन द सिटी आउटस्कर्ट। तो जो है रत्ना से मिलते हैं यहाँ पर एक जो पोज पॉइंट के नाम से जो सिटी के बाहर का जो इलाका है वहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट अपना चलाते हैं। पॉपुलर अमंग हाईवेज ट्रेवलर फॉर इट्स टेस्टी हाई क्वालिटी फूड, पोज पॉइंट इज ग्रोइंग विद द टीम ऑफ 7 पीपल हु असिस्ट रत्ना इन मैनेजिंग द बिजनेस। अब ये जो है हाईवे पे जो लोग जाते हैं उनके बीच एक जो बहुत ही फेमस आप बोल सकते हैं, बहुत पॉपुलर है। क्यों? इसके टेस्ट की वजह से और जो अच्छी क्वालिटी है उसकी वजह से। और ये इनकी एक टीम है पोज पॉइंट की, 7 लोगों की टीम है जो रत्ना हेड है इनकी, जो मैनेज करती है सारी चीज़ें। और वो अपने जो टीम को जो है 7 लोगों की जो टीम है वो इस पूरे जो है बिजनेस जो है उसको मैनेज करते हैं। When she started 5 years ago, जब उसने 5 साल पहले से शुरू किया था, सी हैड टू चूज अ लोकेशन। तो उन्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि लोकेशन कहाँ होगी जहाँ पे ज़्यादा लोगों को वो दिखे या यूज़ हो। Then organize money for rent and equipment, hire staff, buy ingredients and plan how to make her dream a success। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। पैसे कहाँ से मिलेंगे, जो चीज़ें हमें चाहिए वो कहाँ से आएंगे, स्टाफ कहाँ से आएगा, इंग्रेडिएंट कहाँ से लेने हैं और किस तरह से प्लान करना है कि उसका जो सपना है वो पूरा हो जाए। अब बिजनेस है क्या? एक फर्म हो सकती है, एक शॉप हो सकती है, एक फैक्ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या चीज़ों को सेल करते हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस कंबाइन वेरियस इनपुट्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विस। तो बिजनेस जो होता है उसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ को बनाने में या जो भी सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं उसके लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कोई भी सर्विस वो दे रहे हैं तो उसके लिए उन्हें भी तो कुछ चाहिए। तो जो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे वो क्या है? उनके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। विच ऑल्सो जनरेट अपॉर्चुनिटी टू पीपल फॉर पीपल टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब उनको उन सर्विस के लिए फैक्टर चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, यानी कि कुछ चीज़ें तो चाहिए ना, कोई लोग काम करेगा तभी तो सर्विस चलेगी। अब अकेला इंसान है, अगर वो रेस्टोरेंट चलाना चाहे तो वो चला सकता है? नहीं चला सकता। उसे उसके लिए मैनेज करने के लिए खाना बनाने वाले भी चाहिए, देन सर्व करने के लिए उन्हें वेटर्स भी चाहिए। तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इन लोगों की वजह से ये हो गई है जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं खाना खिलाने, लेकिन खाना खिलाने की वजह से जो वेटर या फिर जो शेफ वगैरह वहाँ है उनके लिए भी इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल गई, उनको जो इंगेज हो गई, यानी कि उनके लिए भी जो वहाँ पर मिल गई है। Now in small groups, study the economic activities around your locality. What are the different type of goods and services being made or provided? Here is a small report that Lata, Asha, Mohan and Kiran made. You can make your own report for the shops of your choice. तो इस तरह की उन्होंने बताया। ग्रोसरी शॉप्स कितनी है? 13 है। क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिलती हैं? फूड, ग्रेन्स, मिल्क, ब्रेड। इनपुट क्या है? पैकेज फूड है, परशिवेबल है, स्टोरेज स्पेस होता है, रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल 8 है। तो इस तरह से बनाना, ये पूरा इनका बना हुआ है। नाउ लुकिंग एट योर ग्रुप रिपोर्ट, थिंक अबाउट इट। इन माई लोकेलिटी several different type of foods and service are produced or provided. Below I have written a report. तो इसी तरह से जो है आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है। इस तरह से आप बना सकते हो या आप अपनी खुद की भी बना सकते हो। कौन सी शॉप है, नंबर कितने हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उसके लिए क्या उन्हें इनपुट रिक्वायर्ड है कि या क्या चीज़ें चाहिए। जैसे इंडियन स्वीट्स हैं, बना रहे हैं तो क्या चाहिएगा? घी, मिल्क, शुगर, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो ये सब भी आपको इसमें बताना है। फर्स्ट, वेयर डू पीपल गेट द मनी डेट दे नीड फॉर देयर बिजनेस। अब लोगों के पास पैसा कहाँ आता है जो उन्हें बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए। सो पीपल गेट द मनी डेट दे नीड फॉर देयर बिजनेस फ्रॉम फैमिली फंड्स, पर्सनल सेविंग्स, बैंक लोन्स और इन्वेस्टर्स। Sometime individuals sell some of their properties to start a business. They often look up grants or subsidies offered by the government, especially for startups. Where did the hairdresser get trained? So the hairdresser get trained in beauty institutes. They often pursue internship under an experienced hairdresser. Individuals with family business generally get hands-on experience by working alongside family members and also help the business grow. Who taught the food vendors to cook? So food vendors usually learn to cook from family members, self-practice or by working under other experienced vendor. Many vendors these days rely on culinary classes available on the internet. What motivated the business owner to start their business? So the business owner often
get motivated to start their business by the urge to being financially independent or to fulfill their livelihood needs or to support their family livelihood. Personal dreams or passion to develop their ideas also motivate many of them to start their business. Now, in economics, the input used in a production process or the factor of production are classified into four types. तो जहाँ पर ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इसको चार अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया. पहला लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी. सॉरी, ये भी अलग है. टेक्नोलॉजी क्या है, एक फैसिलिटेटर है और एक क्रूशियल फैक्टर है डेट इनेबल्स बिजनेस टू प्रोड्यूस मोर गुड्स विद द सेम और फ्यूअर इनपुट. अब टेक्नोलॉजी एक जो है इनपुट की तरह एक काम करता है, एक फैसिलिटेटर की तरह जो है इनका काम करता है और बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मतलब जो बिजनेस है, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो सेम इनपुट पे या उससे भी कम इनपुट में जो है उनको ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करके देता है. लेट अस लर्न मोर अबाउट दीज इनपुट्स इन द सेक्शन अहेड. अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सबसे पहले क्या था उसमें, लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज. सो द वर्ड land in economics encompass not only geographical land but also natural resources like soil, forest, water, air, sunlight, minerals, oil and natural gas. So यहाँ पर जो वर्ड लैंड का यूज हुआ है, लैंड का मतलब सिर्फ भूमि से या जमीन से नहीं है, जोग्राफिकल इसका मतलब नहीं है सिर्फ, बल्कि इसके साथ ही जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे सोइल, मिट्टी, जंगल, वाटर, पानी, एयर, सनलाइट, सब जो है इसके लैंड का अगर नाम ले रहे हैं तो सब इसमें आते हैं. नाउ रिकलेक्ट द चैप्टर ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज. अब वो चैप्टर जो हमने पढ़ा उसको फिर से देखो, याद करो से, वेयर वी डिस्कस्ड, जहाँ हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज कि नेचर से जो है हमें गिफ्ट के रूप में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं एंड उनको हम कैसे यूज करते हैं. बिजनेसेस आइदर परचेज द रिक्वायर्ड लैंड और पे रेंट टू यूज इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब जो लोग बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, अब बिजनेस में क्या होता है, या तो उस जगह को, रिक्वायर्ड लैंड जो भी चीज़ होनी चाहिए उसको वो खरीद लेते हैं या उसको रेंट में लेते हैं जितने टाइम के लिए उन्हें यूज करना है उतने टाइम के लिए. नाउ रिविजिट द टेबल इन योर रिपोर्ट. विच ऑफ आइटम ऑन योर लिस्ट कैन बी लेबल्ड एज लैंड. सो आइटम डेट आर ग्रोन, माइंड और नेचुरली प्रोसेस्ड, मतलब जो भी चीज़ें नेचर से आपको मिलती है, फॉल अंडर लैंड. उन्हें हम किसके अंडर लेंगे, लैंड में. As per the table in my report, wheat, eggs, milk, pulp, gold, silver, gemstone, leather, rubber can be labeled as land and are essential for several economic activities and fulfilling human basic and primary needs. उसके बाद आता है लेबर. लेबर का मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि काम करने वाले भी तो चाहिए. एक इंसान सब काम नहीं कर सकता. जैसे अगर हम रेस्टोरेंट का ही एग्जांपल लेते हैं तो एक ही इंसान खाना भी बना रहा है, सर्व भी कर रहा है, पैसे भी ले रहा है, टेबल भी क्लीन कर रहा है, मतलब सब चीज़ें वो एक ही इंसान कर रहा है. अगर खाना खा रहे हैं तो बर्तन साफ करना है तो वो ही इंसान वो सब कर रहा है. तो एक इंसान ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए. सो लेबर इज असेंशियल इन प्रोडक्शन. तो लेबर बहुत ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए. इन्वॉल्विंग फिजिकल और मेंटल एफर्ट. अब इसमें दोनों तरह की चीज़ें ज़रूरत होती है, फिजिकल भी होता है और मेंटल भी. जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको मेंटली ज़्यादा काम करना होता है. कारपेंटर, फार्मर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, टीचर एंड डॉक्टर्स यूज वेरी लेवल्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड स्किल. अब ये सब लोग ही जो है अलग अलग तरह से अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज और स्किल का यूज करते हैं. अब स्किल क्या है, स्किल होती है एक एबिलिटी. किसी भी कोई एक स्पेशल जो आपकी एक्टिविटी है या जो जॉब आप करते हैं उसकी जो आपने प्रैक्टिस की है, उसकी ट्रेनिंग की है, ठीक है, तो उसके बाद आप वो जॉब कर पा रहे हैं तो उसकी एबिलिटी. जैसे डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, कोई भी इंसान जाके तो ऑपरेशन नहीं कर सकता ना. ये स्किल किसके पास है, डॉक्टर्स के पास, क्योंकि डॉक्टर्स ने इसकी बहुत टाइम ट्रेनिंग ली है और प्रैक्टिस की है, तो उसे हम बोलते हैं स्किल. एवरीवन कंट्रीब्यूट डिफरेंटली. अब हर एक इंसान जो है अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करता है अपने वर्क से. हेल्पिंग क्रिएट गुड्स एंड सर्विस फॉर सोसाइटी नीड. सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाकर या सर्विस प्रोवाइड करके. पीपल एज अ रिसोर्स. ह्यूमन बींग्स प्ले अ की रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शन प्रोसेस as they apply their knowledge, skills and decision making abilities to create goods and services. अब जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो क्या करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है
प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है, ठीक है, अपनी नॉलेज, स्किल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का यूज़ करके वो जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी प्रोडक्शन प्रोसेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक पुलिस ऑफिसर है, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, एक साइंटिस्ट है, इन्वेंट करता है न्यू टेक्नोलॉजीज को, एक शेफ जो है डेवलप करता है न्यू रेसिपीज अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी एबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छे से हो, लोगों को जो चीज़ चाहते हैं लोग वो उन्हें मिले। दे ऑल रिक्वायर अ स्पेशल सेट ऑफ नॉलेज। अब उन्हें क्या चाहिए, एक स्पेशल तरह की नॉलेज चाहिए और स्किल चाहिए टू परफॉर्म वेल, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ऑफ कोर्स दे ऑल मस्ट बी डेडिकेटेड टू देयर वर्क, और वो जो है अपने वर्क से डेडिकेटेड होते हैं टू डू। अब यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी है, जैसे टी प्लांटेशन में ये काम कर रहे हैं, ये केमिकल इंजीनियर है, ये कारपेंटर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सबका अपना अपना काम है और सब के पास वो स्किल है वो काम करने की। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलोगे तुम कारपेंटर वाला काम कर दो, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो काम उसने नहीं सीखा। उसने क्या सीखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये काम भी वो ही इंसान कर सकता है जिसके पास स्किल है। सो वो अपना काम करते हैं, 100% उसमें देते हैं। द वर्ड, अब ये जो वर्ड लेबर आया है, रेफर्स टू अ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो लेबर का मतलब है कि जो भी आप फिजिकल या मेंटल एफर्ट उस काम को, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में लगा रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, उसके लिए लेबर वर्ड यूज हुआ है। हाउएवर ह्यूमन कैपिटल्स रेफर्स टू द स्पेशलाइज स्किल्स। अब ह्यूमन कैपिटल में क्या है, एक स्पेशलाइज स्किल चाहिए होती है, एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेवल। अब उनको स्पेशली स्किल्स चाहिएंगी कि उनसे क्या काम करवाया जाएगा, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, एक्सपर्टीज, उसमें वो एक्सपर्ट होने चाहिए, तभी तो वो उस तरह का लेबर कर पाएंगे, वो काम कर पाएंगे जो उनसे करवाना है। थस ह्यूमन कैपिटल इज नॉट just the basic effort of labor but also the quality and efficiency of that labor। so यहाँ पर जो लेबर की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो बात हो रही है ह्यूमन कैपिटल, ये सिर्फ ये नहीं कि जाकर अपना जो बोला है वो वैसे के वैसे कर दिया बस, बल्कि उसमें क्वालिटी और एफिशिएंसी भी चाहिए होती है उस लेबर में, उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में। फैसिलिटेटर ऑफ ह्यूमन कैपिटल, अब वो एज अ फैसिलिटेटर भी काम करते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल्स गेन नॉलेज। अब देखो ये सारी चीज़ हमने बोला कि प्रोडक्शन के लिए स्किल चाहिए, एबिलिटीज चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेकिन ये नॉलेज आएगी कहाँ से, तो इसमें हेल्प क्या करता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो एजुकेशन हर एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो नॉलेज गेन कर पाए। स्टार्ट विद बेसिक लिटरेसी एंड एक्सटेंडेड टू एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक फील्ड। बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करते, जैसे आप क्लास 1 में थे या LKG UKG में गए हैं, तो बिल्कुल आपने स्टार्टिंग से शुरू किया पढ़ना वगैरह। उसके बाद आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स कम होते रहते हैं, आप अपने फील्ड में, जिसको साइंस लेना वो साइंस के फील्ड में जाता है, कॉमर्स वाला कॉमर्स में, आर्ट वाला आर्ट में। तो इस तरह से क्या होता है, सब अपने अपने फील्ड में जाते हैं और अपने स्पेसिफिक फील्ड में क्या करते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, एक्सपर्टीज वो फाइंड आउट करते हैं ट्रेनिंग से। सो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने दी है, एजुकेशन हो रही है और यहाँ पर वो ट्रेन कर रहे हैं उन लोगों को, ठीक है, ट्रेनिंग भी हो रही है साथ में कि किस तरह से ये सब चीज़ें काम कर रही हैं। नाउ व्हाट यू लर्न इन स्कूल एनरिच योर नॉलेज। अब आपने जो भी स्कूल में पढ़ा वो आपकी नॉलेज को क्या करता है, बढ़ाता है। एंड प्रिपेयर यू टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और आपको प्रिपेयर करता है कि अगर आपके पास रियल वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनको कैसे सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट learn principle of design and material which are applied to building infrastructure like roads and bridges। अब जो सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा, वो क्या सीखता है, वो सीखता है कि किस तरह से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, किस तरह का मटेरियल यूज़ होता है, और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कि रोड या ब्रिजेस बनाने के लिए, उन लॉज को, मटेरियल को किस तरह से वहाँ पर अप्लाई करना है। The challenge lie in creating durable, cost efficient and eco-friendly solution। अब चैलेंज क्या होता है इन चीज़ों में कि उन्हें एक ऐसी चीज़ बनानी होगी कि वो ड्यूरेबल भी हो, ज़्यादा टाइम तक चले, कोस्ट भी एफिशिएंट होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इको फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखकर उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। दिस इज अचीव्ड। अब ये वो कैसे अचीव करेंगे, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आएगा, तो ये अचीव होता है उनका ट्रेनिंग से। सच एज ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोसीजर, जो भी सेफ्टी प्रोसीजर हैं उनको जो है समझ रहे हैं,
और साथ में हैंड्स ऑन एप्लीकेशन, वहाँ पर जाकर खुद से वो उन चीज़ों पे प्रयोग कर रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उनको वो अच्छे से समझ आएगी। और ये पार्ट है ट्रेनिंग का। विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अब दोनों चीज़ों के साथ, एजुकेशन से उन्होंने क्या किया, नॉलेज प्राप्त की, नॉलेज मिली कि किस तरह से क्या होता है, ब्रिजेस कैसे बने हैं, क्या नहीं बनता। लेकिन मेन कहाँ आया, जब उन्होंने उस चीज़ की ट्रेनिंग की, जब उन्होंने देखा कि हाँ ऐसे काम हो रहा है, मटेरियल ऐसे टेस्ट होता है, तो ये सब चीज़ें करने के बाद में सो एजुकेशन और ट्रेनिंग के साथ इंडिविजुअल जो है प्रिपेयर्ड हो जाते हैं अपने कैरियर में एक्सेल करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए। अब ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोसेस होती है लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल। अब जब आपको जो भी एक जॉब करनी है, पर्टिकुलर जॉब करनी है, पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए जो आपको स्किल्स चाहिए, उसको सीखने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। कोग्निटिव, इट रेफर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, जान रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोग्निटिव। हेल्थ केयर, गुड हेल्थ सपोर्ट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो उससे आपका कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो भी सही होगा। अलाइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लर्न बेटर। अब देखो, आपकी अगर हेल्थ अच्छी है तो आप हर रोज क्या करेंगे, स्कूल अच्छे से अटेंड करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। अगर तबीयत ही ठीक नहीं है तो नहीं सीख पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा गुड हेल्थ जो है सपोर्ट करती है किसमें, कोग्निटिव डेवलपमेंट में। सिमिलरली वर्कर्स आर एबल टू गिव देयर बेस्ट। इसी तरह जो काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी अपना बेस्ट कब दे पाते हैं, जब वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट होते हैं। व्हेन दे आर ऑफ साउंड बॉडी, जब मतलब उनकी बॉडी जो है बिल्कुल सही होती है। दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्टर टाइम पीरियड्स, बी क्रिएटिव एंड डू नॉट हैव टू बी अवे फ्रॉम वर्क ड्यू टू इल हेल्थ। अब क्या होगा, वो अगर वो मेंटली और फिजिकली बिल्कुल सही हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो छोटे टाइम पीरियड में भी ज़्यादा काम कर देते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और अपने काम से ज़्यादा टाइम तक दूर भी नहीं रहते हैं। हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर सिस्टम लाइक हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डॉक्टर, फार्मेसीज, डायग्नोस्टिक लैब, etc. contribute to developing human capital. So the infrastructure and healthcare system directly influence human capital. They have a great impact on productivity and well-being of society. Hospital, primary healthcare center, doctor, pharmacies enable basic medical care and diagnosis. Lab help diagnose the disease beforehand. The figure out a suitable doctor to treat them. Healthy workers are supposed to be more active, skilled and focused, and fostering the human capital development. Contribute to the nation's economic even more efficiently. Now, social and cultural influence. अब ये क्या है? A culture of hard work, continuous improvement, and endeavoring to do things well has helped countries to move forward. तो एक कल्चर जिसमें लोगों को देखा जाता है कि वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लगातार वो इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ों को, और चीज़ों को सही करने के लिए हमेशा से क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी कंट्री को आगे की तरफ बढ़ने के लिए। देयर इज़ अ जापानीज कॉन्सेप्ट कोल्ड। अब यहाँ पर एक जो जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसे क्या बोला जाता है, काइजेन, विच मीन्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब है लगातार जो है इम्प्रूवमेंट होते रहना। This concept has been applied in Japan since the mid 1940 and has helped Japan achieve higher standard of living for its people. अब ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई किया गया था जापान में, 1940 में अप्लाई किया गया था, और इसी की वजह से जो है जापान जो है अपने जो लिविंग का जो उनका स्टैंडर्ड है वो इतना हाई हो गया उनके लोगों का कि मतलब आज भी वो उसको अचीव करते जा रहे हैं और भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ऊपर है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी डैट ऑफ द जर्मन वर्क एथिक्स। दूसरा एग्जाम्पल हम जर्मन वर्क जो एथिक्स है कि किस तरह से काम कर रहा है उससे ले सकते हैं, विच इज़ डीपली रूटेड इन देयर हिस्ट्री, जो कि उनकी हिस्ट्री में है और वहीं से उन्होंने उस चीज़ को लिया है। जर्मनी इज रीओन्ड फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। तो जर्मनी को किस लिए जाना जाता है, जो उनकी इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना वो बहुत अच्छा होता है, हाई क्वालिटी का। दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी, अटेंशन टू डिटेल्स एंड क्वालिटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट उनके लिए है पंचुअलिटी। अगर आपको 2 बजे बोला तो डैट मीन्स 2 बजे ही है, आप 2:01 उसे नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ में डिटेल में और क्वालिटी में बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जाता है, ध्यान दिया जाता है। दीज क्वालिटीज ऑफ देयर ह्यूमन कैपिटल contribute to their rise as a global leader in technologies and
मैन्युफैक्चरिंग। अब जो इनकी ह्यूमन है यानी कि जो इनके लोग हैं, कैपिटल का मतलब लोगों से बात हो रही है, इनकी जो संख्या है, पॉपुलेशन है उसकी, जो इनकी ये पॉपुलेशन के अंदर ये जो क्वालिटीज़ हैं, पंचुअलिटी की, अटेंशन टू डिटेल्स एंड क्वालिटी, इनकी वजह से ये जर्मनी जो है ग्लोबल लीडर बन गया है, मतलब पूरी दुनिया का लीडर है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इनके लोगों ने इन चीज़ों की क्वालिटी की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है। लेट्स डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 वर्किंग अडल्ट्स इन योर फैमिली एंड नेबरहुड। आस्क देम टू डिस्क्राइब द कल्चर एट देयर वर्क प्लेस। शेयर नोट्स विद योर क्लासमेट। व्हाट डिड यू डिस्कवर। तो ये एक सजेस्टिव आंसर है, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। I made a list of 10 working adults in my family and neighborhood and asked them about the culture at their workplace. Some adult from my neighborhood and family told me that their workplace has a supportive and cooperative environment. The management as well as the co-workers are professionals, friendly and helpful. The companies they work for offer a safe working environment for women, while others said their workplace have strict rules, are goal driven and focus more on teamwork based work process. After sharing notes with my classmate, I found out that many people work in almost similar atmosphere. Some adjective that occurs more frequently are strict, supportive, friendly, goal driven, or to describe their workplace. In the tapestry chapter, you have seen example of the art and architecture in India across several centuries. What do you think are the factors to enable their creators to achieve such high level of excellence? So yes, in the tapestry chapters, we have seen many examples of the art and architecture in India across several centuries. In my perception, the artisans were highly skilled and received proper training. They had easy access to raw material like stones, wood, metals, which helped them in their work. Their deep religious faith and rich cultural heritage inspired them to create mesmerizing art and architecture. The king also supported these talented individuals by providing resources and lands which further encourage their creativity and excellence. Now, challenges of human capital. अब इनके challenges क्या हैं? So our nation has come a long way in various aspects of human capital since independence. सो हमारा जो नेशन है वहाँ पे जो ह्यूमन कैपिटल है, अब जैसे ब्रिटिश के टाइम पे क्या था, उनको कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं बताया जाता था, कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो वहाँ से लेकर आज तक जो आए हैं तो वो एक बहुत ही लंबा सफ़र की तरह बोल सकते कि बहुत लंबी सफ़र वो कंप्लीट किया है उन्होंने यहाँ तक आने पर। लिटरेसी इज़ एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन। अब लिटरेसी यानी कि पढ़ाई जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जगह की पॉपुलेशन में, और हेल्प करती है कि वो अपने स्किल को एनहांस कर सके, और जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन कैपिटल उसको जो है इन्हांस कर सके, बढ़ा सके। प्रोडक्टिविटी क्या है? एबिलिटी टू डू मोर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि छोटे से टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा काम कर देना। और उसके बाद में द अडल्ट लिटरेसी रेट। अब ये क्या है? परसेंटेज ऑफ पीपल एज्ड अबव, जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें से कितने लोग अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट है, सिंपल या शॉर्ट स्टेटमेंट को एवरी डे की जो उनकी होती है, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो 15 से अबव हैं, वो इन सारी चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं नहीं। सो ये जो अडल्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में 85% है मेल्स के लिए और 70% है फीमेल्स के लिए एज ऑफ 2023। 100% अभी भी नहीं है। सो एज पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट, ये क्या है? वर्ल्ड बैंक का जो एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग बताया गया। डिस्पाइट प्रोग्रेस इन मैनी एरियाज, बहुत सारे एरिया में प्रोग्रेस हो रही है, इंडिया फेसेस चैलेंजेस, इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है डेवलप करने में ह्यूमन कैपिटल्स को। शिवाय, a student of at Saraswati Vidyalaya in grade 8 had to drop out of school 2 years back as his father lost his job. How do you think the loss of schooling years will affect Shivai when he grow up? So Shivai's loss of schooling may affects his learning capacity, job chances and self-confidence. His understanding of subject might lag behind, which may limit future opportunities. He might struggle more than others. His loss of schooling might reduce his social skills, as school is the place where we learn to interact with others. But with strong support and hard work, he can still chase his dreams and build a bright future. Education can be restarted anytime. Hope should never be lost.
What problem could businesses face when they do not find worker with the required skill? So when businesses cannot find skilled workers, productivity falls, product quality declines, and profit drops. It may also increase training cost and delay works. So according to the Economic Survey of India 2024, तो अब जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ 2024 का 65% ऑफ पीपल इन इंडिया आर बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स. सो इसमें क्या था, जो 65% लोग हैं इंडिया के वो 35 से नीचे की एज के हैं. दिस मीन्स दैट इंडिया हैज़ अ यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, यानी कि उनकी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो मोस्टली यंग है, विच में हेल्प द कंट्री रीप द बेनिफिट ऑफ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड. तो हो अब इसमें क्या है, अगर सब लोग इतने यंग हैं तो क्या करेंगे, जो देश है उसको जो है आगे पहुंचाने में बहुत जो है हेल्प कर सकते हैं, बहुत बड़ी हेल्प ये यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं. सो द डेमोग्राफ डिविडेंड. अब डेमोग्राफ डिविडेंड क्या है, जनसंख्यिक जो लाभांश होता है वो रेफर्स टू द बेनिफिट. ये किसको रेफर करता है, एक बेनिफिट की, एक किसी कंट्री के बेनिफिट को रेफर करता है व्हेन इट्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड वर्किंग पीपल. जब इसमें जो है ज़्यादा लोग जो है यंग है और वर्किंग है, तो उसकी वजह से कंट्री को कितना बेनिफिट होगा उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला गया है. व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग. अब ज़्यादा लोग यंग हैं तो मतलब ज़्यादा लोग काम करेंगे और ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे, और बहुत कम लोग होंगे जो उनके ऊपर डिपेंड होंगे. सो द कंट्री कैन ग्रो बिजनेसेस. अब इसमें क्या होगा, कंट्री अपने बिजनेस ग्रो कर सकती है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकती है. सो टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पोटेंशियल, इंडिविजुअल मस्ट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग एंड स्किल्स. तो क्या होगा इसमें, अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए इनके लिए क्या चाहिए, तो अब ये चीज़ अचीव भी कर रही है, तो इसके लिए लोगों को क्या करना होगा, उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, ठीक है, उनको हेल्थ अच्छी चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, स्किल्स चाहिए, तभी तो वो कर पाएंगे, विच वुड कंट्रीब्यूट टू द नेशन प्रोग्रेस. नेशन की प्रोग्रेस तभी तो होगी. अब 65% ठीक है, 35 से बड़े हैं या 35 मतलब उसके एज के हैं, लेकिन अगर इन 65 में से अगर लोगों के पास स्किल ही नहीं है, उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली है, कोई स्किल्स नहीं मिली है, तो कैसे किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो किसी भी नेशन की प्रोग्रेस के लिए उसकी जो यंग लोग हैं उनको ये चीज़ जो है चाहिए. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन द ईयर अहेड इन द चैप्टर ऑफ डेमोग्राफिक. तो नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा आपका आगे इसी साल, मतलब पढ़ेंगे आप डेमोग्राफिक, उसमें इसके बारे में और पढ़ेंगे. आर सम जॉब्स मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स? वट वुड हैपन इफ नोबडी क्लीन द स्ट्रीट, कलेक्ट द ट्रैशेज, farmers stopped cultivating the crops, doctors were not available to treat patient, and so on. So each and every type of job is important for the society and contribute equally to balance and maintain the basic functioning of the society. Public safety and health skills, all types of jobs and individual associated with these jobs provide vital service, without which the community will collapse and go through several challenges. If our community helpers like sanitization worker, doctor, police, farmers stop providing essential services they usually do, like cleaning street, collecting trash, cultivating or treating patient, we would face poor healthcare, unsafe surrounding, shortage, rising disease and unsafe environment. Today there is a vast variety of jobs requiring different kind of skill. अब यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह की जॉब होती हैं जिसमें अलग अलग तरह की स्किल्स चाहिए होती हैं. However, India has a rich legacy of skill-based knowledge system and workmanship. So इंडिया की हमेशा से ही लेगेसी रही है कि यहाँ पर स्किल बेस्ड नॉलेज सिस्टम होता है और वर्कमैनशिप हमेशा से, मतलब बहुत पहले से ये चलती आई है. India's ancient skill heritage. For ancient Indian, work was a form of expressing their nature and striving for perfection. Ancient Indian यानी कि पहले से ही वर्क को क्या है, एक एक्सप्रेशन बताया गया है अपने नेचर का, और परफेक्शन के लिए हमेशा ये लोग क्या है, प्रयास करते रहे हैं. एंड ऑफरिंग टू द डाइटी और द रिसीवर एज द केस मे बी. ये इस तरह से काम करते हैं कि मतलब वो जो काम उनके लिए होता था वो उसकी भगवान की तरह वो जो पूजा करते थे एज ए रिसीवर, कि ऐसा है कि वो चीज़ भगवान को देनी है तो वो उसी को उसी के समान रखते थे. इट हैज़ टू बी क्रिएटेड और डन विद डिवोशन. तो जो भी काम या जो भी चीज़ उन्हें दी जाती थी वो बहुत अच्छे से क्रिएट होगी या बनी जाएगी, जैसे पूजा की जाती है भगवान की तरह ही उसको माना जाता है. द
द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड वर वर्शिप, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे उनकी भी पूजा होती थी. दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज एज, अब ये ट्रेडिशन अभी भी चलता है. विश्वकर्मा पूजा जो होती है वो इसी से रिलेटेड है, या आयुध पूजा. सो क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व अ यूनिक ब्लेंड ऑफ कला. जब आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसमें कोई ना कोई कला की ज़रूरत होगी, कोई ना कोई आर्ट आपके अंदर होगी, कोई विद्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ बना सकते हैं. नॉलेज वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब इंडिया में क्या है, वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती रहती है. एंड ऑल्सो बिल्ट ऑन, और ये बिल्ट ऑन भी रहती है, मतलब एक दूसरे के अंदर बनी रहती है. द शिल्पा शास्त्र आर एंशियंट टेक्स्ट. अब ये जो है शिल्प शास्त्र है, एंशियंट टेक्स्ट है, जिसमें क्या है, कंटेन है डिटेल डिज़ाइन गाइडलाइन ऑफ स्कल्पचर, कि किस तरह से जो है, मतलब पूरी गाइडलाइन दी गई है कि स्कल्पचर पर किस तरह से डिज़ाइन बनाने हैं, पेंटिंग बनानी है, बिल्डिंग कैसे बनेगी, वुडन आइटम में किस तरह से डिज़ाइन बनेंगे और ज्वेलरी में किस तरह से डिज़ाइन बनेंगे. तो पूरी गाइडलाइन उस बुक में दी है. फॉर एग्जाम्पल, टेक्स्ट ऑन स्कल्पचर प्रिस्क्राइब एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग पोस्चर्स, कलर्स, मेजरमेंट्स एंड प्रपोर्शन ऑफ फिगर. अब जो स्कल्पचर से रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसमें एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन बताई गई है हर चीज़ के, कि पोस्चर कैसा होगा, कलर कौन सा यूज़ करना है, मेजरमेंट कितनी होगी, और जो प्रपोर्शन बनाएंगे उस फिगर का तो उसमें फेस कितना रहेगा, उस कितने पोर्शन में फेस बनेगा, कितने पोर्शन में बाकी के बॉडी बनेंगे, तो वो सब जो है उनमें बताया गया है. उसके बाद आता है स्टिच शिप बिल्डिंग. इंडियंस यूज्ड अ यूनिक स्टिचिंग टेक्निक. अब ये इंडियन जो है एक अलग तरह की टेक्निक यूज़ करते थे स्टिचिंग, डेटिंग बैक ओवर 2000 ईयर्स टू मेक शिप्स एंड बोट. और कब, 2000 साल पहले, किस चीज़ के लिए, शिप्स और बोट बनाने के लिए. विच दे यूज टू कंडक्ट मैरी टाइम ट्रेड्स एंड कल्चरल एक्सचेंज अक्रॉस द इंडियन ओशन. तो शिप्स और बोट बनाने के लिए वो इसका यूज़ करते थे ताकि वो ट्रेड कर पाए, अपने कल्चर्स को जो है एक्सचेंज कर पाए इंडियन ओशन में. तो बोट जो बनाते थे एक अलग तरह की स्टिचिंग उसमें यूज़ होती थी. द टेक्निक इन्वॉल्व स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स. अब इसमें वुडन प्लैंक्स होते थे और उनको क्या करते थे, स्टिच किया जाता था किससे, टुगेदर यूजिंग कोड इंस्टेड ऑफ नेल. सो कोड्स का यूज़ किया जाता था, नेल का यूज़ नहीं होता था. अब इसकी वजह से क्या होते थे, वो फ्लेक्सिबल होते थे. ठीक है, तो जो भी जैसे इस तरह से बनाओगे, अगर रस्सी से बांधेंगे तो फ्लेक्सिबल होंगे. एंड हेल्प द शिप्स नेविगेट द इंडियन ओशन विद ईज. और इस तरह से जो इंडियन ओशन में जब भी शिप जाते थे वो ईजिली जो है उसको हेल्प करते थे, बहुत फ्लेक्सिबल होते थे और शिप को नेविगेट करने में इससे बहुत हेल्प मिलती थी. मैनी ऑफ द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हैव either disappeared or are on decline. For example, the stitching of ship saw a severe decline after the arrival of the European in the Indian Ocean in the 16th century. The technique is now used only for small fishing boat. Why do you think the use of indigenous techniques has declined? So the use of indigenous techniques has declined because of the advancement in technology. Modern tools and machines are more cost efficient and are capital intensive. On the other hand, traditional method of production demand major human capital and time to create something new. Find out some techniques and products from your region that showcase human efforts and skill. Explain briefly using drawing or text in class. जैसे कि यहाँ पर एक आंसर लिया गया, सजेस्टिव ही है ये भी. इन माई रीजन खुर्जा पोट्री विच इज नोन फॉर इट्स फ्लोरल पैटर्न used for bright colors and glossy finish represents human efforts and skills. Along with this, handmade craft like Madhubani paintings and chikankari embroidery also show great human skills. These products are often made by using traditional techniques and tools passed down through generations. Capital. ये वाला पार्ट करेंगे हम कल. अभी तक अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.